हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर संगीता गोयल एंड द एचओडी ऑफ द ज़ूलॉजी एसपीएम 11 क्लासेस। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का 11th क्लास का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कि हम लोग ब्रेन में कितने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कैसे पूरे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है फॉर द दिस अपनी क्लासेस के लिए हमारा, तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग बेसिकली नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए हमें अगर एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी की बुक के बियॉन्ड नहीं जाना है, बिकॉज आप लोग भी जानते हो इन चीज़ों के बारे में कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना ही पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजिकली स्पेसिफिकली हमें एनसीईआरटी पे स्टिक होना पड़ेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी की बुक से ही। तो व्हाई नॉट कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से पढ़ लें, और पढ़ने के अलावा पढ़ तो सभी रहे हैं, उसको हर लाइन को समझ लें, और हो सके तो अपनी लैंग्वेज में इनको समझे। पढ़ा दिया मैंने इंग्लिश में, हिंदी में, उसको अपने आप जो एसिमुलेट करना है ना आपने, वो करना है आपने अपनी लैंग्वेज में, ठीक। और एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ते हैं, तो हर लाइन पे एक या दो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो अगर हम एक दो क्वेश्चन हर लाइन में बन रहे हैं और हमारे पास 100 लाइंस भी हैं, तो हमारे पास तो आराम से 100 क्वेश्चन तो वैसे ही बन गए, है ना। तो यानी कि हमारे 55 सपोज करो एक चैप्टर से हमारे पास 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमारे अगर 8 क्वेश्चन बुक से ही सॉल्व हो रहे हैं, बुक से ही हो जा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन थोड़े से होंगे, तो वो भी एनसीईआरटी से हल्का फुल्का टीडीएस होंगे, थोड़ा तोड़ मरोड़ के होंगे, उनको ईजिली कर सकते हैं उन लोगों को। तो हम लोग हर लाइन को पढ़ेंगे, हर लाइन से तुम लोगों को बताऊंगी मैं कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, सॉल्व कैसे किए जाते हैं। हमें अगर हम लोग लाइन से ही क्वेश्चन निकाल लेंगे तो हम लोग को डरने की जरूरत ही नहीं है, टीपीपी का फटाफट से कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स कि अगर हम लेमैन की तरह बात करें, जो बायोलॉजी को जानता भी नहीं है, वो सोचेगा यार न्यूरॉन्स कैसे काम करते होंगे, हमारी बॉडी का हार्ट भी काम कर रहा है, हमारा लंग्स भी काम कर रहा है, कौन इनको करवा रहा है। अगर लेमैन्स की लैंग्वेज में बोलें तो बोलेंगे जी भगवान करा रहा है। अरे भगवान, ओबियसली भगवान हम लोग को करवाता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो भाई ब्रेन करा रहा है। तो ब्रेन में कौन करा रहा है, ब्रेन में कौन कहता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, और सब एक साथ काम करो, अलाइन होके काम करो, कौन करवाता सारा कुछ, ये ब्रेन करवाता है। नहीं, ब्रेन में क्या चीज़ें होती हैं। अब हम अपने कमरे में जैसे लाइट्स देखते हैं हम लोग, कभी एसी ऑन किया है, फैन ऑन किया है, लाइट ऑन किया, कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। करंट नहीं होगा तो ये सब ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा। सेम थिंग हैपन्स इन आवर ब्रेन ऑल्सो, आवर बॉडी ऑल्सो। सारे ऑर्गन्स में करंट फ्लो हो रहा होता है, ब्रेन करंट जनरेट करवा रहा होता है, और सारे ऑर्गन्स को ऑन एंड ऑफ करा रहा होता है, अपने अकॉर्डिंग काम करा रहा होता है। तो अगर आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं, न्यूरॉन्स में करंट फ्लो कैसे होता है, तो कैसे आयंस फ्लो हो रहे होते हैं बेसिकली। और अगर एक और सिंपल सी बात बताऊं कि भाई हम लोगों को कई बारी हम लोगों को डिसेंट्री हो जाता है, या हम लोगों को फेंट हो जाते हैं, हमें चक्कर आ जाता है, और इमीडिएटली हम लोग को क्या खिलाते हैं, हम लोग को ग्लूकोज पाउडर खिलाते हैं, या हम लोग को इलेक्ट्रोल पाउडर खिलाते हैं, या फिर वो भी ना घर पे हो तो हम लोग क्या खाते हैं, नमक चीनी का घोल खाते हैं। तो उस नमक चीनी के घोल में, इलेक्ट्रोल पाउडर में है क्या, आयंस, यानी कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ऑल दीज आयंस आर देयर, सो दैट कि जो काम हमारा करंट फ्लो वाला जो काम है वो रुके ना, फटाक से आयन अपना जगह संभाल लें और करंट फ्लो करना शुरू करवा दें। तो ये चैप्टर इटसेल्फ में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुना कि इंटरेस्ट आए पढ़ने में, और इस टॉपिक से रिलेट करके बाकी ऑर्गन्स को भी पढ़ें कि वो कैसे काम करते हैं। तो लेट्स कम, वी विल डिस्कस नाउ द फर्स्ट टॉपिक, दिस टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वी शुड नो कि व्हाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग क्या है, हमें मीनिंग पे जाना है। ये दीज लाइंस वट एवर रिटन ओवर हेयर, maximum 80 part is of the NCERT line, so you should know कि what is written in the NCERT, और उस NCERT में क्वेश्चन क्या बना। बेसिकली हम लोगों को अभी
डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर हैं नहीं अभी हम लोग, है ना? तो अभी उस फील्ड में घुसने के लिए, कॉलेज में घुसने के लिए हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th स्टैंडर्ड का ही पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं जाऊँ न्यूरल कंट्रोल या नर्वस सिस्टम पे जाऊँ, तो इटसेल्फ में ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। न्यूरोलॉजी अलग है, न्यूरोसर्जरी अलग है, साइकियाट्री अलग है, यानी कि एक छोटा-सा पार्ट जिसकी कि बहुत सारी सब ब्रांचेज़ हैं और हाईएस्ट ब्रांच जाती है। इस फील्ड में जाने के लिए तभी तुम लोग यहाँ पे आए हो, लेकिन उस फील्ड तक पहुँचने के लिए हमें ये चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी और 12th की एनसीईआरटी को रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छे से रट्टा मारने से पहले समझना पड़ेगा। समझा होगा आप लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भाई रट्टे मारने पड़ेंगे। लेकिन हर बंदे का, हर बच्चे का डिफरेंट फैकल्टी स्ट्रांग होती है। किसी की रट्टे की फैकल्टी स्ट्रांग होती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग की, किसी की लॉजिकल की। तो बेटर रहता है कि अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल बेटर रहे, और बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत रट्टा तो मारना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ याद करना होता है। लेट्स कम ओवर द टॉपिक नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया कि भाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्लस साथ में एक और टर्म डाल दो जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इन्हीं वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इन्हीं वर्ड्स पे क्वेश्चंस क्या बन रहा है, ठीक। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन्स, दीज ऑर्गन्स कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन ऑर्डर टू मेंटेन हेमियोस्टेसिस। अब क्या मतलब हुआ हेमियोस्टेसिस का? मतलब हेमियोस्टेसिस मतलब आपका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज हेमियोस्टेसिस, दैट वर्ड इज ऑल्सो रिटन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ए एनसीईआरटी। हेमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम या फिर गुड इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। तो उस इन्वायरमेंट को, यानी कि सारे ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट होके काम करें, उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के प्रोसेस को बोल देते हैं हेमियोस्टेसिस। इनफैक्ट इन दैट वर्ड कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा हमारा, लेकिन जब हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनेंगे या कोई और क्वेश्चन बनेगा, उसमें इस वर्ड को यूज किया होगा। अगर हम इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड इन दिस चैप्टर इज द हेमियोस्टेसिस, मतलब इन अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करवाना, इक्विलिब्रियम पे लाना। अगर ऊपर है तो नीचे लाना, नीचे है तो ऊपर लाना, यानी कि इक्विलिब्रियम पे लेके आना। फिर आता है in order to maintain homeostasis for the normal physiology of the human body, functions of these organ system in our body must be कोऑर्डिनेटेड। तो ये वर्ड आ गया, इस चैप्टर के नाम में आ गया। अब बोला कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? मतलब जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं और जब इनको काम करना होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। तो अगेन कम ओवर हियर, कोऑर्डिनेटेड so that they can work in proper manner. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. This is the main definition of the coordination. In fact, there is nothing, no question in here कि भाई coordination पे question आएगी, meaning तो पूछा नहीं जाएगा वहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ों को जो हमने आगे पढ़नी है, जो questions बनाते हैं, उसके लिए हमें इस word पे focus करना पड़े। coordination क्यों नाम रखा? coordination से हम कर क्या रहे हैं actually? तो coordination मतलब जब दो से ज़्यादा organs मिलके काम करेंगे और दोनों एक दूसरे के काम को appreciate करेंगे, compliment करेंगे, that is called coordination. One more word will come, that is the other hand, integration. इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस जब हम एक फंक्शनल यूनिट होके काम करेंगे। मतलब जैसे हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग आता है। तो यानी कि एक ही टाइम में कितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लंग भी कर रहा है, हार्ट भी कर रहा है, स्वेट ऑर्गन्स, स्वेट ग्लैंड्स भी काम कर रहे हैं। तो इन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए सारा कुछ क्या होता है, सारा फंक्शनल यूनिट की तरह एक होके काम करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस विच मेक्स टू और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज ए फंक्शनल यूनिट इन अ हार्मनी।
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब बोला कंट्रोल। कंट्रोल तो भाई जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब का राजा कौन है? ब्रेन। ब्रेन ही हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे अदर ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जो जैसा मैसेज भेज रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। ठीक, तो कंट्रोल, कंट्रोल देन कोऑर्डिनेशन देन इंटीग्रेशन। अगर हमें ये 3 वर्ड समझ में आ गए देन वी कैन डू अदर पार्ट्स आल्सो वेरी इजीली। देन नेक्स्ट आपका आता है, we will discuss here कि what is human neural system। human neural system में क्या क्या आता है? इनफैक्ट इसके बारे में हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम न्यूरॉन्स स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम न्यूरॉन पढ़ेंगे कि भाई सारा काम कराता कौन है। न्यूरॉन्स के बाद हम लोग जाएंगे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के बाद जाएंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है अब हमारे नीड से हट गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। आई और ईयर हट गया है, वो भी हम नहीं करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ब्रेन और उसका इसके अलावा न्यूरॉन एंड along with this न्यूरल कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आता है, क्या चीज़ें होती है, कौन कौन चीज़ें हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम में एक्चुअली। तो पहला आता है न्यूरल सिस्टम में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज दिस इज द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में है, ठीक, यानी कि सेंटर में हमारा मेन जो मेजर पार्ट्स आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फाइन, सो नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ब्रेन भाई जितना भी इंटेलिजेंसी है, कॉन्शियस पार्ट के काम है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के काम है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज डन बाय द ब्रेन। एंड वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग इन द ब्रेन, जो ब्रेन में बातें चल रही हैं और पूरे ऑर्गन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारा कुछ मैसेज जो लेके जाना है वो कौन लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। सो सी हियर, received and process sensory information, initiate response, stores memories, generate thought and emotions। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज। फाइन, फिर आता है नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल से पेरीफ्री, यानी कि जो मेन सेंटर पार्ट से जो पेरीफ्री में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको हमने एक अलग सिस्टम में रख दिया, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके मोटर न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब जितने भी आपकी क्रेनियल नर्व्स है, ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, जितनी भी स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स हैं, सारा जितनी भी नर्व्स हैं उन सबको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही याद करना है कि क्या क्वेश्चन बना या क्या चीज़ है सोमैटिक, तो भाई ब्रेन हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी मसल्स होती हैं? 3 टाइप की। एक मसल्स तो होती है आपकी स्केलेटल, दूसरी होती है स्मूथ और एक होती है कार्डियक। 3 ही मसल्स होती हैं। इन तीनों मसल्स को हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो ब्रेन जब मैसेज भेजेगा स्केलेटल मसल्स को, तो भाई एक अलग पाथ बनाना पड़ेगा जो कि इन मसल्स पे ही काम करे, एक अलग पाथ बनाना पड़ेगा जो स्मूथ मसल्स पे ही काम करे। तो स्केलेटल मसल्स हमेशा हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करे, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही वो काम करेंगी। तो जब हमारा ब्रेन स्केलेटल मसल्स को ही मैसेज भेजता है तो उस सिस्टम को हमने बना दिया ऑर्गेनाइज करके सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जो हमारे विश के अकॉर्डिंग होती है, जैसा हम चाहें। सपोज करो मेरा मन है लिखने का, अगर मन नहीं लिखने का तो मैं हाथ नीचे कर लूँगी, तो मसल्स को मैसेज ही नहीं दूंगी। तो जो मसल्स हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही होती हैं, हमारे विश के अकॉर्डिंग काम कर रही होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। तो जो ब्रेन का पार्ट स्केलेटल मसल्स को मैसेज देगा उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में।
और कुछ जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, आपका इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी किडनी है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। तो जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता लेकिन मसल्स तो हैं, उन मसल्स को बोलते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स। तो जब एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जब मैसेज ब्रेन से लाएंगे और स्मूथ मसल्स को देंगे, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप काम कर रहा है, करा तो ब्रेन ही रहा है लेकिन उसमें हमारी विश का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप अपना काम करेगा, उसको बोल देंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, यानी कि जहाँ पे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं वहाँ पे कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक। जहां पे हमारी विश के अकॉर्डिंग काम होगा वहां पे कौन सी मसल्स होंगी, स्केलेटल मसल्स होंगी। कार्डिक का तो नाम से ही पता है कार्डिक मसल्स कहाँ होनी है, हार्ट में होनी है, ठीक। तो इनकी जो कार्डिक मसल्स होती है, इनकी जो मेकओवर होता है दोनों मसल से मिलता जुलता होता है। तो ये भी काम कौन करा रहा होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, यानी कि स्मूथ मसल्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। फिर इसी के दो और पार्ट आ गए, दो पार्ट कौन से आ गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब बोला ये क्या चीज आ गई, सिंपैथेटिक भी आ गई, पैरासिम्पैथेटिक भी, क्या चीज है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, अगर साइंटिफिकली साइंस को साइड में छोड़ दूं, कि जब भी हमें डर लगता है, डर लगता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें यूं कर लेते हैं, डर लग जाता है यानी कि प्यूपिल बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा होता है, ताकि जो भी मैक्सिमम लाइट है ब्रेन में जाए और जो विजन है वो क्लियर हो जाए। डर के मारे बाल खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, यानी कि डर के मारे जो जो चीजें होती हैं उस टाइम में रिक्वायर्ड है वो सब कौन कराएगा, सिंपैथेटिक। और जब चीजें बियॉन्ड ऊपर हो गई हैं, सपोज करो हमारा हार्ट रेट 120/80 नॉर्मल होता है, अब 150/100 हो गया है, तो वो लगातार रहेगा तो हमारे हार्ट की मसल्स को, हार्ट को डैमेज कर देगा। तो एक और सिस्टम होगा जो फटाक से क्या करेगा, 150 को 120 पे लाएगा। तो यानी कि एक पोर्शन ऊपर लेके जा रहा है डर के मारे, एक कह रहा है कि भाई ठीक है सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लेके आओ। तो जो डर, जिससे हमें डर लग रहा है तो वो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स अलग होंगे, और जो हमें नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स अलग होंगे। तो डरने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो कौन कराएगा, सिंपैथेटिक, यानी कि फियर एंड फाइट भी इसको बोल देते हैं, कि डर के मारे क्या करते हैं हम लोग, डरते हैं, लड़ते हैं, जो लगता है कुछ नहीं हो रहा है भाग जाते हैं। तो इसको हम लोग 3F भी बोलते हैं, जो कि एडेलिन हार्मोन जो निकाल, इसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं तो कौन सा हार्मोन निकालेंगे, एडेलिन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपैथेटिक डिवीजन जो कि फियर एंड फाइट भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, यानी कि जब डर के मारे सब कुछ हो गया, अब नॉर्मल भी होना है, उसके बाद भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और बाकी काम भी होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो इसके बारे में डिटेल में हम जब ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग, दैट इज द न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं कि भाई इतना कुछ होता है ब्रेन में, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखा है, सारे ऑर्गन्स पे काम जो कर रहा है ब्रेन करवा रहा है। तो ब्रेन कैसे करवा रहा है, तो ब्रेन के पास भी एक बहुत ही स्पेशलाइज सेल होता है, उस स्पेशलाइज सेल का नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कौन सा होता है, न्यूरॉन, ठीक। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये, और ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। और इसके अलावा न्यूरॉन्स जो होता है वो कभी भी डिवाइड नहीं करता। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ना, सब डिवाइड करते हैं अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, अपने जैसा उसका काम होता है उसके अकॉर्डिंग हर सेल डिवाइड करता है। इट इज द ओनली सेल इन द बॉडी विच डज नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ। पैदा हो जाने के बाद ये न्यूरॉन नहीं डिवाइड होता है, जितना न्यूरॉन्स बनने होते हैं सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमारा दिमाग बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जितने थे उतने ही रहेंगे, बल्कि धीरे 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 डैमेज हो जाएंगे। अब ये तो हुई नॉर्मल बात, लेकिन अब हमें आना है पे, इस पे क्वेश्चन क्या बना, न्यूरॉन क्यों नहीं डिवाइड होता है। न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन के पास क्या नहीं होती, लैक ऑफ सेंट्रॉयल।
सेंट्रॉयल ना होने की वजह से ये न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता और कौन सी स्टेज में रहता है पूरी उम्र, इंटरफेस स्टेज में ही रहता है पूरी उम्र। अदरवाइज क्या होता है, इंटरफेस होता है, फिर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, सारे फेज चलते हैं, लेकिन इसके पास इस स्टेज के बाद इसमें अरेस्ट लग जाता है और बाद में जब पैदा हो जाते हैं उसका न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है, रिपेयर होते हैं, डैमेज होते हैं, लेकिन नया सेल नहीं बनता। तो इसमें एमसीक्यू क्या बना इतने ही पोर्शन में कि न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है, न्यूरॉन। फिर न्यूरॉन सेल कौन सी फेज में अरेस्ट हो जाता है, इंटरफेस में। और न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, सेंट्रोइड्स नहीं होते हैं, इसलिए डिवाइड नहीं करता। ठीक, अब बोलो कि न्यूरॉन्स के पास क्या ऐसी चीजें होती हैं जो भाई करंट को फ्लो भी करा रही हैं, मैसेज को रिसीव भी कर रही हैं, तो हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि न्यूरॉन जो है वो आपका उसका स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं क्या, कि न्यूरॉन्स के पास क्या करेक्टर्स हैं। न्यूरॉन आपका डिटेक्ट कर रहा है, पहले तो डिटेक्ट कर सकता है कि क्या चीज़ मुझे, कौन सी स्टिमुलस मुझे मिल रही है। डिटेक्ट करके वो क्या करता है, रिसीव भी करता है। ठीक, रिसीव करने के बाद वो ट्रांसमिट भी कर देता है, ट्रांसमिट। दिस इज द 3 वर्ड्स विच आर रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो जब भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मेजर फंक्शन न्यूरॉन्स, तो होने को तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, कंडक्टिविटी, ये वो फलाना टिंका, बट मेजर जो हमारे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में चाहे गलत भी लिखा है ना, हमें वो गलत ही याद करना है, सीधी सी बात है। तो हमारी एनसीईआरटी में 3 वर्ड्स लिखे हैं कि हमारा न्यूरॉन डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं याद करना, ये काम करता है। अब न्यूरॉन बोला ये सारे काम कैसे करता है, तो इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होती होंगी, कुछ ना कुछ बॉडी मेकअप ऐसा होता हो कि वो भाई मैसेज को रिसीव करता होगा। तो ऑल द मैसेज वट एवर द रिसीव्ड एंड ट्रांसमिट in the form of chemicals, in the form of ions, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आयंस के वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से मैसेज को यहाँ से वहाँ लेके जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन के पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में है क्या, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लॉन्गेस्ट है। ठीक, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, सेल बॉडी। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज द सेल बॉडी, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शन। में जिसके पास न्यूक्लियस है वो सारे काम करेगा। तो जो भी न्यूरॉन को मैसेज भेजना है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, तो वट एवर केमिकल्स या प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर विच फंक्शन, दैट ऑल आर डन बाय द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस भी होगा, सेल बॉडी के पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इसको स्पेसिफिक बनाती है कि भाई ये तो और बाकी भी सेल्स में होता है, तो इस सेल में क्या है, इस सेल में जो नई चीज़ है या मॉडिफाइड चीज़ है वो क्या है, नीजल ग्रैनुल्स। अब बोला कि ये नीजल ग्रैनुल्स क्या चीज़ है भाई, ये नीजल ग्रैनुल्स भाई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, प्रोटीन्स बनाता है। और प्रोटीन्स क्यों चाहिए भाई, प्रोटीन्स चाहिए क्योंकि आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने हैं, केमिकल्स बनाने हैं, वो सारा कुछ कौन कर रहा है, नीजल ग्रैनुअल्स ही कर रहा है। ठीक है, तो थिंग विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स, न्यूरॉन्स को जो औरों से अलग करता है, दैट इज द नीजल ग्रैनुअल्स। तो सबसे पहले पहला पार्ट आपका सेल बॉडी। इस सेल बॉडी को एक और नाम से बुलाते हैं सोमा और साइटोन। तो कुछ बुक्स में साइटोन लिखा होगा, कुछ बुक में सोमा लिखा होगा, कुछ बुक्स में सेल बॉडी लिखा होगा, और हमारी बुक में एनसीईआरटी में सेल बॉडी ही लिखा है। तो सेल बॉडी के पास क्या होगा, बहुत सारे नीजल ग्रैनुअल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीजल ग्रैनुअल्स क्या हैं। नीजल ग्रैनुअल्स आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या आता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स। ये बोला ये डेंड्राइट्स क्या हैं, बहुत सारे आउटग्रोव्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि बाहर की तरफ को जा रहे हैं, और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ये जब हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे तो पूछा भी जाता है कि आपके रिसेप्टर्स किधर होते हैं, एक्सॉन्स पे होते हैं या टर्मिनल एंड्स पे होते हैं कि डेंड्राइट्स पे होते हैं। तो हमेशा रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, डेंड्राइट्स पे मिलेंगे। तो हमारी बुक में एक लाइन है, एनसीईआरटी में एक लाइन है इसको लेके, इसकी डेफिनेशन को लेके, डेंड्राइट्स आर यूजुअली शॉर्टर, डेंड्राइट्स आर यूजुअली शॉर्टर,
tapering and much branch processes and project outwards. सेल बॉडी से बाहर की तरफ को इसकी प्रोजेक्शंस हैं, ठीक। इसके पास भी नीजल ग्रैनुअल्स हैं और ये कंडक्शन जो करता है तो मैसेज को रिसीव करता है और सेल बॉडी को दे देता है। तो टुवर्ड्स सेल बॉडी नर्व दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड कॉल्ड आफ्रेंट प्रोसेस, रिसीविंग प्रोसेस। तो ये क्या करता है आपका डेंड्राइट, इसके पास रिसेप्टर्स लगे होंगे, जो भी सिग्नल आएगा, स्टिमुलाई आएगा, उसको वो रिसीव करके किसको देगा, सेल बॉडी को दे देगा। फिर सेल बॉडी फिर आगे इसको ट्रांसमिट करेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सॉन। तो एक्सॉन के लिए फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सारा जो पार्ट है आपका, ये सारा जो पार्ट है ये वाला, ये सारा क्या है, एक्सॉन है ये। तो एक्सॉन एक धागा है, एक लॉन्ग स्ट्रैंड है, जो कि कहाँ से अराइज हो रहा है, सेल बॉडी से अराइज हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल्स पे एंड हो जा रहा है। तो एक्सॉन मतलब क्या काम करता है, क्या करता है ये, तो ये सेल बॉडी से एक सिंगल प्रोसेस है जो कि अराइज हो रहा है और जो मेन काम करता है नर्व कंडक्शन का। तो नर्व कंडक्शन का मतलब कि करंट को फ्लो करा रहा है। तो करंट को फ्लो कैसे कराएगा, जैसे आपने अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स देखी होंगी घरों में, तो इलेक्ट्रिक वायर्स मोस्टली कॉपर की बनी होती है, उन्हीं में आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता रहता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इन इलेक्ट्रिक वायर्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते रहेंगे, जिससे कि करंट आपका फ्लो होता रहेगा। तो उसकी मेकअप के लिए देखो क्या क्या है इसके पास, एक्सॉन के पास ये जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक मतलब गर्दन, यानी कि आपके ये तो ऊपर वाला हिस्सा आ गया फेस, ये नीचे की आ गई यहाँ पे गर्दन और यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्सॉन की बॉडी। तो एक्सॉन हिलॉक सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल यानी करंट को जनरेट कराने में हेल्प करता है। तो एक्सॉन हिलॉक जनरेट्स इंपल्स इन द न्यूरॉन, लेकिन इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। तो याद कर सको तो करना है, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड नो कि अगर कई बार क्वेश्चन, सपोज को 10 क्वेश्चन मैंने कहा इस चैप्टर से आते हैं, तो 8 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आने हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के डिफरेंट टर्म डाल के डाल दिया होगा। तो अगर हम इन टर्म्स को याद नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो जो नई टर्म्स आ रही हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो वहीं पे बुक में लिख लेनी है कि नई टर्म है भाई, ये काम ऐसे करती है, तो उससे ईजी हो जाता है। तो हिलॉक में आपका गर्दन आ गई एक्सॉन की। एक्सॉन के पास क्या होता है, एक्सॉन सिग्नल्स ट्रांसफर सिग्नल टू द अदर सेल्स एंड द ऑर्गन। एक्सॉन के अंदर सपोज करो, मैं आपको यहाँ डायग्राम में इतना अच्छा से दिखाया नहीं है, ये आपका एक्सोलीमा हुआ सपोज करो, और यहाँ पे आपका सेल बॉडी चला गया, यहाँ पे सारे में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम बोल देंगे एक्सोप्लाज्म, इसको बोल देंगे एक्सोलीमा। और इसके यहाँ पे क्या होगा, माइलिन शीथ। और इसके यहाँ पे होगा श्वॉन सेल, ठीक। तो ये जो अंदर एक्सोलीमा है इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन नीजल ग्रैनुअल्स नहीं और मैक्सिमम ऑर्गेनल्स भी नहीं है, क्योंकि इसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इसका इस वाले पार्ट का काम क्या है कि भी आयंस को फ्लो कराए, तो इसको उन राइबोसोम से या गोल्जी बॉडी से या माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना है नहीं। तो इस पोर्शन के पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, और स्पेसिफिकली होता भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होता है, इसके अलावा सिर्फ होगा तो नीजल ग्रैनुअल्स यहाँ पे होंगे ही नहीं। तो फिर एमसीक्यू बन गया कि नीजल ग्रैनुअल्स कहाँ मिलेंगे आपको, नीजल ग्रैनुअल्स आपको डेंड्राइट्स में मिलेंगे, नीजल ग्रैनुअल्स आपको साइटोन में मिलेंगे, लेकिन एक्सॉन में नीजल ग्रैनुअल्स नहीं मिलेंगे। जो एक्सोलीमा के बाहर आपका श्वॉन सेल होगा जो कि किसको बना रहा होगा, माइलिन शीथ को बना रहा होगा, ठीक। जिनके पास माइलिन शीथ होगा उसे बोलेंगे माइलिनेटेड फाइबर्स, जिनके पास नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड फाइबर। और जो यहाँ पे इंटरवल्स हैं ये वाले इनको क्या बोल देंगे, नोड ऑफ
रैनवियर, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहे होंगे यहाँ पे, नोड ऑफ रैनवियर अलाउड डिफ्यूजन ऑफ आयंस, यानी कि यहाँ पे आयंस का डिफ्यूजन होगा, यानी कि यहाँ पे गेट्स होंगे, चैनल्स होंगे, यानी कि दरवाजे होंगे जो कि आयंस को अंदर आने देंगे और बाहर जाने देंगे। तो जो भी गेट्स होंगे, चैनल्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे? नोड ऑफ रैनवियर पे। श्वान सेल, यहाँ पे श्वान सेल होगा, श्वान सेल आपके न्यूरॉन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ये भी न्यूरॉन सेल में ही मिलेगा। तो श्वान सेल का काम क्या होगा? प्रोड्यूस माइलिन शीथ, यानी कि नरिशमेंट देता है, ये प्रिपेयर करवाता है ये, और स्पेसिफिकली माइलिन शीथ को बनाता है ये। जिसके पास माइलिन शीथ होगा तो वो उसको बोलेंगे हम लोग माइलिनेटेड फाइबर, जिसके पास नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड फाइबर। अब लास्ट में आता है कि माइलिनेटेड शीथ क्यों होती है, यहाँ पे किस लिए होती है? तो बेसिकली ये हमारी नर्व कंडक्शन को फास्ट करती है। जहाँ पे हमें काम, हमारी बॉडी काम बहुत फास्ट करने हैं, वहाँ पे कौन होगा? माइलिनेटेड फाइबर। और जहाँ पे काम हमारा स्लो होके भी चल सकता है, वहाँ पे कौन होंगे? हमारे नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो हो गया आपका एक्सॉन की बारी। अब बात आता है एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पे एक्सॉन खत्म हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे मैं पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, तो जैसे इस तरह से रहती हैं ये टर्मिनल्स, और इन टर्मिनल्स के नीचे यहाँ पे क्या रहती हैं? वेसिकल्स रहती हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या स्टोर रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी बुक में लिखा है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे चैप्टर हैं उसमें ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिया गया एसिटाइल कोलिन का, पर इट डज नॉट मीन कि ओनली एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होना है। न्यूरोट्रांसमीटर में आपका एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, आपका डोपामाइन भी हो सकता है, सीरोटोनिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूरॉन। तो हम इसको थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सॉन सिंगल है, सिंगल है, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। लॉन्ग प्रोसेस है और part of cytosol from where axon arise is called axon hillock, most sensitive part of the neuron. Axon contains neurofibrils and neurotubules but does not have nasal granules. तो neurofibrils and neurotubules के बारे में NCERT में नहीं लिखा है, लेकिन ये भी याद करना है। बट अगर NCERT के अकॉर्डिंग ही याद करना है, यू शुड नो यहाँ पे क्या नहीं है? नीजल ग्रैनुअल्स नहीं है। ठीक। एक्सॉन एंड, अब बोला डिस्टल एंड क्या होता है और प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है। सपोज करो मेरा ये पेन है ना, पेन यहाँ से लिखता है, तो मैं बोलूँगी पेन का ये कौन सा पार्ट है? प्रॉक्सिमल। एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। कौन सा पार्ट है? डिस्टल। जैसे बोन्स है हमारी, सपोज मेरा हाथ है, मेरा ये हैंड है, तो ये सपोज ह्यूमरस बोन है मेरी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ह्यूमरस खत्म हो रही है, तो मैं बोलूँगी ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा हुआ? ये। और डिस्टल पार्ट कौन सा हुआ? ये। यानी कि ऊपर वाला पार्ट प्रॉक्सिमल, नीचे वाला पार्ट डिस्टल। तो आपका जो एक्सॉन है, एक्सॉन का जो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये एक्सॉन का ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमल। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। Axon's proximal part is attached to the cyton and इस distal part, ये जो part है इसको बोल देंगे हम लोग distal part। तो distal part कहाँ पे है? आपका एक्सॉन टर्मिनल्स पे है। एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। अपनी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइल कोलिन है, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन पे मैसेज लेके जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूरॉन्स, दैट इज अ डेंड्राइट वन। तो हम बोल क्वेश्चन बनता है, अब होने को हम बोलेंगे क्या क्या क्वेश्चन बने न्यूरॉन को लेके। पहला क्वेश्चन बना लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन है। दूसरा सेल बना कि न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स हैं? 3। कौन कौन सा? आपका डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ठीक। सेल बॉडी के पास स्पेसिफिक सेल्स कौन से हैं? नीजल ग्रैनुअल्स, नीजल ग्रैनुअल्स। ठीक। सेल बॉडी के अलावा आपके रिसेप्टर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? डेंड्राइट्स के पास। ठीक। डेंड्राइट्स जो मैसेज लेके जाते हैं अवे या टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स द साइटोन। ठीक। एक्सॉन, एक्सॉन क्या है? सिंगल। आपका प्रॉक्सिमल पार्ट एक्सॉन का कहाँ जुड़ा है?
एक्सॉन हिलॉक के साथ। डिस्टल एंड में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। आपका लॉन्ग प्रोसेस है, इसके अंदर ये क्या क्या काम करता है, ये मैसेज जो है टू अवे फ्रॉम द, यहाँ से दूर लेके जाता है, अवे फ्रॉम द साइटोन, और ये मैसेज कहाँ लेके जाता है, टुवर्ड्स द साइटोन। ठीक है। फिर आया कि एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर क्या है, वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। These are the questions regarding the neuron. अब नेक्स्ट पार्ट में तक न्यूरॉन्स के अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अभी डायग्राम में तुम लोगों को मैंने बताया कि माइलिनेटेड फाइबर्स में Schwann cells form myelin sheath around axon, और उनके पास क्या होगा, नोड ऑफ रेनबियर। अब कहाँ मिलेंगे, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, क्योंकि यहाँ पे काम, सपोज करो बोला कि लिखो, तो लिखने का जो मैसेज आया हमने लिखना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पे स्लो होगा तो हम जल्दी लिख नहीं पाएंगे ना। तो जहाँ पे फास्ट कंडक्शन होनी होती है वहाँ पे कौन होता है, माइलिनेटेड फाइबर्स। तो कहाँ मिलेंगे, क्रेनियल यानी कि सीएनएस ब्रेन में, और कहाँ मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। और ये कंडक्शन सबसे फास्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, Schwann cell does not form myelin sheath। Schwann cell तो इसमें भी होगा लेकिन myelin sheath नहीं बनाएगा, और ना ही नोड ऑफ रेनबियर्स होंगे। ठीक है। तो ये मिलेंगे कहाँ पे आपको, ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें कि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या याद रखना है, क्या क्वेश्चन बना इसके अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कि भाई नोड ऑफ रेनबियर्स मिलेंगे और Schwann cells क्या बनाएंगे, माइलिन शीथ बनाएंगे और फास्ट कंडक्शन करेंगे। मिलेंगे कहाँ पे, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में मिलेंगे। नॉन माइलिनेटेड में Schwann cell तो होगा लेकिन क्या नहीं बनाएंगे, माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। फाइन। और मिलेंगे कहाँ पे, ऑटोनॉमस और द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट योर माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। नेक्स्ट आपका आता है, अगेन एक और पिक्चर यहाँ पे है बहुत अच्छी वाली, माइलिन और नॉन माइलिन फाइबर्स का। देखिए यहाँ पे माइलिन शीथ है और यहाँ पे Schwann cell शायद नहीं बनाया है, यहाँ पे Schwann cells होंगे इधर, और यहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर्स है, और जहाँ पे नोड ऑफ रेनबियर्स है वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी बना रखे हैं। मीन्स आयंस का डिफ्यूजन यहाँ कहीं नहीं होगा, कहाँ पे होगा, नोड ऑफ रेनबियर्स में होगा। तो इनमें कंडक्शन कैसे होगा, ऐसे 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 जंप मारेंगे, जल्दी करेंगे। तो इसको, ऐसी वाली कंडक्शंस को हम एक और नाम देते हैं सॉल्टेशन, जो कि अभी पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होगा उसके पास नोड और रेनबियर्स है ही नहीं, तो उसकी पूरी एक्सोलिमा पे आयंस का मूवमेंट चलेगा। तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये बहुत स्लो होगा। तो इसका कंडक्शन होगा स्लो, इसका कंडक्शन होगा फास्ट। ये मिलेगा हमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में, और ये मिलेगा हम लोगों को, आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। दिस इज ऑल अबाउट योर माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो हमने करा कि न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का बॉडी पढ़ लिया कि भाई साइटोन है, डेंड्राइट है और आपका एक्सॉन है। और न्यूरॉन्स की भी वैरायटी होती है। ठीक। तो अब आते हैं न्यूरॉन्स की वैरायटी के ऊपर। एक होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब कि इसके पास साइटोन सेल बॉडी तो है, एक्सॉन भी है, लेकिन जो ऊपर डेंड्राइट्स थे, मल्टीपल डेंड्राइट्स थे, वो तो है ही नहीं। तो ये वाले सेल्स को बोलेंगे यूनिपोलर, जिसके पास एक ही एक्सॉन है, कोई डेंड्राइट नहीं है। ये मोस्टली हमें कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में कौन मिलेगा हमें, यूनिपोलर। जब डेवलपमेंट हो रहा है फिर बाकी भी बनते जाएंगे, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो चाहे वो नॉन वर्टिब्रेट्स हो, उन सब में हम लोगों को कैसे मिलेंगे, यूनिपोलर। ठीक। फिर आते हैं बाईपोलर। बाईपोलर मतलब कि इसके पास एक तरफ को तो एक एक्सॉन है और दूसरी तरफ को एक इसके पास डेंड्राइट है। एक ही डेंड्राइट है, एक ही एक्सॉन है, तो इसको क्या बोला हमने, बाईपोलर। जो कि हमें कहाँ मिलेगा, रेटिना में। और रेटिना किधर होता है, आई में।
तो ऐसा नहीं कि रेटिना में मिलेगा, कान में भी मिलेगा, कॉक्लिया में मिलेगा। हमारी बुक में लिखा है कि बाइपोलर कहाँ मिलने वाले हैं, आई में, रेटिना में। तो इतना तो याद करना ही करना है। इसके अलावा कॉक्लिया में भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी चाहिए होते हैं ये। अपनी बुक के अकॉर्डिंग तीसरा आता है मल्टीपोलर, मतलब जिसके पास एक एक्सॉन है और ये मल्टीपल बहुत सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। इनको बोलते हैं मल्टीपोलर, जो कि आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। कौन? मल्टीपोलर। एक होता है सीडो यूनिपोलर, मतलब ये आपकी सिलेबस में है भी नहीं, आपकी बुक में है भी नहीं, लेकिन फिर भी है तो समझ लेते हैं कहाँ पे होता है आपका ये। इसमें जो साइटोन बॉडी का जो नेक है ये वाला, ये एक आधा पोर्शन बन जाता है डेंड्राइट, आधा पोर्शन बन जाता है इसका एक्सॉन, जिसमें सेल बॉडी का नेक जो है वो डिवाइड होके एक एक्सॉन बनाता है और एक डेंड्राइट बनाता है। उनको हम क्या बोल देते हैं? सीडो यूनिपोलर। ये हमें मिलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो इनफैक्ट दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी बुक, बट यू शुड नो, मे बी समटाइम क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी आ जाए या कुछ हो जाए, तो एक आधा चीज याद करने में क्या ही जाता है ना। तो इस वाले जो पोर्शन में जो हमारा न्यूरॉन्स पे स्ट्रक्चर आता है ना, क्वेश्चन आता है मोस्टली मैच मेकिंग पे आता है कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इस तरफ उनके नाम होंगे तो उनको मैच बनाओ, तो मोस्टली, और कभी इंडिविजुअल भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जितने भी क्वेश्चन देखे लास्ट 5 ईयर्स के, 6 ईयर्स के रिगार्डिंग दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में, उसमें हमेशा इसके मैच मेकिंग ही आया है। तो यू शुड नो आइदर डायग्रामेटिकली, आइदर यू शुड नो बाय द नेम कि कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। एक चीज़ मैं छोड़ दिया मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा भी था, कि जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन जो सेल है सबसे पहले कहाँ पे आया था? प्रोटोजोम में आया, पॉरीफेरा में आया, सिलेंडेटा में आया, कि सीधा ह्यूमन में ही आया? नो, सबसे पहले वो इसमें आया था, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में आया था, जो कि हाइड्रा। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ऐसा नहीं कि हाइड्रा में ही आया, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो मैं सिंपल सा नाम दे रही हूँ, हाइड्रा, जो किसमें आता है? सिलेंट्रेटा में। और बोला कि वो सिलेंट्रेटा में आया, लेकिन ये वो भी ऐसा यूनिपोलर बायपोलर था? नो, दैट वाज नॉन पोलर। कैसा था वो? नॉन पोलर। आप बोला ये नॉन पोलर क्या कहानी होगी? नॉन पोलर मतलब जिसके पास नो एक्सॉन, ना तो उसके पास एक्सॉन है और ना ही उसके पास डेंड्राइट है, यानी कि वो गंजा है। इट मीन्स कि वो गंजा है, ना तो यहाँ पे ना उसकी नेक है, ना उसके पास ऊपर बाल है, तो इट इज जस्ट लाइक ऐसा, इस तरह से। और यहाँ पे उसके यूं थे, यहाँ से वो स्टिमुलस लेके रिसीव कर रहा था, उसके थ्रू वो काम कर रहा था। तो ये दीज थिंग्स आर नॉट रिटन इन द एनसीईआरटी एग्जैक्टली। वहाँ पे सिर्फ आपकी बुक में लिखा है कि फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स कम्स इन द हाइड्रा, ये लिखा है। डिटेल में और डिटेल में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम न्यूरॉन कहाँ पे आया, कौन सी फाइलम में आया? सिलेंट्रेटा में। कौन से ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं हाइड्रा हो, मे बी हाइड्रा, मे बी जेलीफिश, मे बी ओवेलिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में हाइड्रा का नाम दिया हुआ है, तो हम हाइड्रा याद कर सकते हैं। और न्यूरॉन जो सिलेंट्रेटा में आया था वो फर्स्ट टाइम कैसा आया था? नॉन पोलर, मतलब इसके पास ना तो एक्सॉन था ना तो डेंड्राइट था, लेकिन स्टिमुलस यानी कि स्टिंगिंग सेल्स उसके पास आ गए थे। स्टिंगिंग मतलब डंक मारना, तो यानी कि अपने आप को डिफेंस करने वाले सेल्स इन सेल्स ऑर्गेनिज्म के पास आ गए थे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज होल अबाउट द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हम सारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा, जो कि आता है नर्व कंडक्शंस को लेके। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स में आपका आ जा रहा है ये वाला कि एक्साइट कर सकता है, कहाँ गया? प्रॉपर्टीज में आप याद कर सकते हो न्यूरॉन की कि एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, दो चीजें।
एक्साइटेबिलिटी मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इम्पल्स है, करंट है, स्टिमुलस से जो मिल रहा है, इसको हम लोग आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं और आगे इसको लेके रैपिडली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोनों दो ही वर्ड्स याद कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है एनसीआर नीट का, वो सब्जेक्टिव नहीं होता, आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर हमने थ्योरी पे कमांड कर लिया और उन स्पेसिफिक वर्ड्स को याद कर लिया तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ और न्यूरॉन्स में आता है तो फंक्शन में तो 3 आएगा, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फंक्शंस ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो अब ये सिर्फ आपको समझने के लिए, एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि इसको तुम याद करो, लेकिन इसके भी कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं जो कि कभी कभी असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि असर्शन रीजन में आपको कुछ इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की होती है, वर्ड यूज़ किया होता है जो कि आपको कोरिलेट करना होता है। तो अगर आपने ये एक्स्ट्रा बातें पढ़ी होंगी तो उनको आप लिंक कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो पहला काम क्या दिया है इसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आप पढ़ ही रहे हो कि भाई ब्रेन का काम या न्यूरॉन्स का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक। दूसरा मेमोरी नर्वस सिस्टम, यानी कि जो भी हम लोग स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं उन चीज़ों को ब्रेन मेमोराइज भी कर रहा है, उनको याद भी रख रहा है। ठीक। तो स्टोर्स द इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस स्टिमुलाई एंड रिकॉल दीज इम्प्रेशंस इन फ्यूचर। दीज इम्प्रेशन रेफर टू एज मेमोरी। जो भी स्टिमुलस हमें मिला, जो भी आयंस का मूवमेंट हुआ और जो भी उस दौरान हमारी नर्व कंडक्शन का काम हुआ, उन सारे प्रोसेस को हमारा ब्रेन, ये से हमारे ब्रेन के सेल्स मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक। और तीसरा हेमियोस्टेसिस, वही जो सबसे पहले मैंने बताया कि मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हेमियोस्टेसिस। ठीक है। तो ये 3 काम किसके हो गए, ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के फंक्शंस हो गए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस वाले चैप्टर का, जो कि समझ नहीं आता है बच्चों को ये वाला, और उसके ऊपर कुछ भी याद करते रहते हैं। ये जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब कि न्यूरॉन की तो कहानी समझ ली कि भाई ट्रांसमिट करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ट्रांसमिट करते कैसे, कैसे वहाँ पे करंट फ्लो होता है, हमारे बॉडी के अंदर करंट फ्लो होता है क्या, आयंस फ्लो होता है क्या, कैसे होता होगा, इस चीज़ के बारे में। जो कि जो न्यूरॉन्स हर पार्ट को मैसेज लेके जा रहे हैं, हर पार्ट को मैसेज लेके जा, किस फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। हमारे पूरे घरों में, पूरे कमरों में करंट फ्लो हो रहा होता है, किस फॉर्म में, आयंस फॉर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में। इन्हीं शायद हमारे बॉडी सिस्टम्स को देख के ये सब कुछ इन्वेंट हुआ होगा। हमारे बॉडी के सिस्टम में करंट फ्लो कैसे होता है, कैसे आयंस मूव करते हैं, उसी को देख के ही बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनी होगी। क्योंकि जो हमारी बॉडी की कृति है, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, उससे ही हमने पीसी बनाया। हमने पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन बनाया, आपने देखे होंगे कि जब भी साइंटिस्ट ने काम किया होगा, आई डोंट नो व्हाट सो मच अबाउट दैट थिंग, लेकिन जब साइंटिस्ट ने काम किया होगा, हमारे मोबाइल्स में रैम होती है, स्टोरेज होती है, और कैमरा, जितना अच्छा कैमरा उतना ही महंगा हमारा मोबाइल होता है। और जितनी मेमोरी स्टोर, जितनी उसकी रैम होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। तो जिसका ब्रेन जितना स्ट्रांग होगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा, उतना ही वो बड़े ओहदे पे भी जाएगा, काम भी करेगा। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे मेमोरी पार्ट्स होते हैं, और उन मेमोरी पार्ट से ही रैम बना होगा मेरे ख्याल से। और जैसे ही डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं आपस में और पूरी बॉडी उसका फंक्शन करती है, वैसे हमारे एंड्रॉयड या जो एप्पल या जो भी फ़ोन होते हैं, हमारे पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो भी आपस में कोऑर्डिनेट हो गए, इंटीग्रेट हो गए, सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें तुम लोगों को याद करना पड़ेंगी। फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी बहुत अच्छी, वीडियो के सहारे। और जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे हम लोग, आप देखोगे कि जब भी हम लोग मूवी हॉल में ना मूवी देखने जाते हैं, तो हमें ये नहीं बोलते हैं कि जाओ मूवी याद करके आओ, हमें ये कहते हैं कि जाओ मूवी देखो। हम बड़े लीजर
खुले मन से मूवी देखते हैं और जब मूवी देख के आते हैं तो चाहे वो मूवी हमारी फेवरेट हो चाहे ना हो, अगर मैं तुम्हें आगे पूछूंगी कि उस मूवी में गाना कौन सा था, आप फटाक से बताओगे। उस मूवी में हीरोइन ने क्या पहना था, तुम फटाक से बताओगे। डायलॉग सुनोगे, इवन ट्यून भी सुन लोगे कोई, तुम फटाक से बताओगे। क्यों? पहली बात कि आपको किसने स्ट्रेस नहीं डाला कि तुम उसको याद करके आओ। दूसरी बात, आप लोग जो इमेज इम्प्रिंटिंग्स होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, ब्रेन को रिकॉल कर लेता है और जल्दी से स्टोर भी कर लेता है। और जब भी कोई काम आपने बिल्कुल खुले दिल से किया होता है, बिल्कुल मज़े से किया होता है, वो कभी आपको भूलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसने आपने इंजॉय किया होता है। और सेम थिंग बोलूँगी, अगर पढ़ाई को भी आप इंजॉय करके कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। आप फ्री मूड से पढ़ो, पढ़ाई करो, और जिसमें कि आपको लगता है कि यार इससे हमारा लाइफ का बहुत बड़ा टर्न होने वाला है, हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो क्यों ना मज़े से किया जाए, ना कि दुखी होके किया जाए। दुखी होके करोगे तो क्लासरूम तक ही याद रहेगा, क्लासरूम से बाहर भूल जाएगा। खुश होके पढ़ोगे तो सब कुछ याद भी रहेगा और आपको आंसर्स करने में भी इजी होगा। तो पहले मैं इसकी कुछ वीडियोस बताऊंगी बाद में आपको, लेकिन पहले समझाऊंगी फिर वीडियो बताऊंगी। मैं ये बता रही थी कि वीडियोस में जब आप देख लेते हो इम्प्रिंटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग उसको रिकॉल करना, याद करना ईजी हो जाता है। तो हम लोग इन वीडियोज़ के थ्रू अपने लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स और भी बनाएंगे, इसमें कि आपको जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर दराज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और भी कुछ हैं जो नहीं कर सकते, तो हम सिंपल वे में उसको यहाँ पे समझाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। ठीक? और जिसको लगता है कि नहीं भाई मुझे ऑफलाइन पढ़ने में और मदद, ऑफलाइन क्लास, नो डाउट ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस तो होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। हाँ, कंटेंट आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में हम बहुत सारी ह्यूमरस बातें भी करते हैं जिससे कि बच्चे उस चीज़ को याद रखें कि भाई इस टॉपिक के दौरान मेरी यहाँ बेइज्जती हुई थी, मेरे यहाँ पे हंसने का कारण बना था, और यहाँ पे मैडम ने हमारा ह्यूमरस या सीरियस टॉक किया था, तो वो इम्प्रिंटिंग हो जाती है, वो टॉपिक हमें उस चीज़ से कोलेट करके याद हो जाते हैं। तो नो डाउट ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो आते हैं हम फिर से जनरेशन के ऊपर, कंडक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा तुम लोगों को कुछ बेसिक बातें बताऊँगी इसको लेके, कि जो अभी हम लोग न्यूरॉन सपोज़ करो ये है। सपोज़ करो ये हमारा, ये क्यों नहीं चल रहा? ओह! यहाँ नहीं चलेगा, चल रहा है, ओके। जैसे हमारा न्यूरॉन है, जैसे सपोज़ कि मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये है और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट न्यूरॉन है, फिर खत्म हो गया। तो ऐसे न्यूरॉन तो माइक्रोस्कोपिक है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, इतना छोटा न्यूरॉन है। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की चेन पॉइंट टू पॉइंट अटैच्ड हुए होते हैं और चेन बनाई होती है ना। तो एक न्यूरॉन पे काम चला, सपोज करो, इसको नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाना है, इसको नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाना है, तब जाके मसल के पास जाके टर्मिनेट करके मसल को मैसेज देगा, है ना। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब जो मैसेज लेके जाएगा, करंट को फ्लो कराए, कौन कराए? वायर्स कराएंगी ना। जो हमारा करंट फ्लो होता है हमारे घरों में, तो मेन स्विच से जो लाइट आती है, जो भी जहाँ ट्रांसफार्मर से आई होगी, फिर लाइंस के थ्रू यानी कि तारों के थ्रू आपकी लाइट फ्लो हो रही होती है, करंट फ्लो हो रहा होता है। तो वैसे ये तारे हैं जो कि करंट को लेके जाएंगी। इस तार को हम क्या बोल देंगे? एक्सॉन। तो हम इसको, इस कंडक्शन को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सेकंड पार्ट की जंप कैसे करता है, सेकंड न्यूरॉन पे कैसे जाता है, इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज कैसे भेजता है। जैसे हम लोग सपोज करो एक लाइन में बैठे हैं, मुझे अपना मैसेज लास्ट वाले के पास पहुँचाना है और मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज स्लो फॉर्म में, यानी कि किसी को सुनाई ना दे, तो मैं उसके कान में बोलूँगी, वो दूसरे के कान में बोलेगा, तीसरा तीसरे कान में बोलेगा, तब लास्ट पॉइंट के पास मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन जो मैं बोलूँगी दूसरे के कान में, जो प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट। तो जो आपका कंडक्शन होता है, पहला होता है थ्रू एक्सॉन और सेकंड होता है थ्रू साइनैप्स। तो
तो सना इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे थ्रू एक्सॉन। अभी हम पढ़ेंगे ये वाला इतना पोर्शन, ठीक है। तो एक्सॉन के थ्रू कैसे आयंस फ्लो करते हैं, कैसे करंट फ्लो करता है और कैसे वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जंप करता है, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि भाई जो आपका न्यूरॉन है उसके अंदर क्या क्या है। हमने जनरली पढ़ा भी एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर निजल ग्रैनुल्स नहीं है और बाहर माइलिन शीट है, हमने ये पढ़ा। एक्चुअली में इसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है जो कि आयंस का फ्लो करवा रही है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे मैं लिख पाऊँ। तो सपोज करो ये हमारा न्यूरॉन है, एक्सॉन है ना, तो एक्सॉन ये किसका पिक्चर बनाया मैंने, एक्सॉन का, ठीक। एक्सॉन में तुम लोगों को नॉर्मली बताया कि यहाँ पे क्या होंगे, नोड ऑफ रैनवियर्स होंगे, फाइन। एक्सॉन के बाहर के फ्लूइड को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर के फ्लूइड को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर को बोलेंगे हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। दो चीजें होगी, सेल के बाहर के फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर वाले को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर बोला कि जो आपका न्यूरॉन है इसके बाहर कौन से आयंस होंगे, अंदर कौन से आयंस होंगे, तो बाहर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और अंदर होगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसके अलावा जो पॉजिटिव चार्ज है, तो बोला पॉजिटिव चार्ज कौन से आयंस वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे सोडियम होगा ज़्यादा, पोटाशियम होगा कम, और जो नेगेटिव प्रोटीन चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, कम। तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से, ठीक है। सेम आयंस अंदर भी होंगे, लेकिन अंदर कौन ज़्यादा होगा, पोटाशियम ज़्यादा होगा, सोडियम कम होगा और नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से अंदर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन सोडियम और पोटाशियम का मेजर रोल रहता है आपके नर्व कंडक्शन में, करंट फ्लो होने में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर पोटाशियम ज़्यादा। लेकिन पूछते हैं कि तभी नेगेटिव चार्ज क्यों आया, सो पोटाशियम तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक। तो जब हमारा न्यूरॉन यानी कि रेस्ट पे होता है, मतलब कि हमारा न्यूरॉन कोई काम नहीं कर रहा है, मजे से सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तब जो आपके नोड ऑफ रैनवियर्स होंगे यहाँ पे, इस पे दो चैनल्स, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं आयनिक चैनल्स, एक होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। हमारी बुक में पंप का जिक्र किया है, आयनिक चैनल्स का जिक्र भी किया है, लेकिन डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, रीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है वो नहीं बताया। तो उसको लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि बात किसकी कर रहे हैं, पंप की कर रहे हैं कि चैनल्स की कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जब न्यूरॉन आपका रेस्ट में है, तो उसके पास जो जितने भी दरवाजे हैं नोड ऑफ रैनवियर पे, आयनिक चैनल्स या सोडियम पोटाशियम पंप दोनों ही क्या हैं, क्लोज हैं, कोई आयन फ्लो नहीं हो रहा, ठीक। इसके बाहर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, ECF, अंदर को क्या बोलेंगे, ICF। बाहर कौन सा चार्ज ज्यादा है, सोडियम, अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा है, पोटाशियम। कब, जब वो रेस्ट में है, कुछ काम नहीं कर रहा, रेस्ट में है। और ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे, पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। और क्या बोलेंगे, हमेशा कौन सी स्टेज में रहेगा, एक्साइटेबल स्टेज में रहेगा। So these two words are from the NCERT, first line of the generation or conduction of nerve impulse, कि आपका जब भी न्यूरॉन रेस्ट में होगा उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड, और क्या बोलेंगे, एक्साइटेबल, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से चैनल्स होंगे, आयनिक चैनल्स और सोडियम पोटाशियम पंप दोनों ही क्या होंगे, क्लोज। आउटर मेम्ब्रेन पे कौन ज़्यादा होगा, सोडियम, अंदर मेम्ब्रेन में कौन ज़्यादा होगा, पोटाशियम, ठीक। अब इसको हम लोग आगे लेते हैं, यहीं से डिस्कस भी साथ में आपके नोट्स में भी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ बायोइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल। तो पहला क्वेश्चन बन गया, नर्व इम्पल्स कौन सी इम्पल्स है? इलेक्ट्रोकेमिकल है। ठीक। Disturbance that passes along neuron during conduction of the excitation. Impulse conduction depends upon permeability of axon membrane यानी कि exolemma, osmotic equilibrium between the exoplasm and extracellular fluid. Exoplasm मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर ऑलरेडी लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि दोनों इंट्रा और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हैं उनके बीच में बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम बनाना। ठीक। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज टेम्परेरी रिवर्सल ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल इन द न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें polarization of resting potential. In resting nerve fiber, the nerve fiber is not conducting impulse. Rest मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई आयंस का मूवमेंट नहीं कर रहा। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम। अंदर क्या है? ये अंदर की तरफ कौन ज्यादा? पोटाशियम, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। कहाँ पे? अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है। आउटसाइड, बाहर क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक, यानी कि बाहर कौन ज्यादा? सोडियम। दिस आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन। मेंटेन कौन करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन? सोडियम पोटाशियम पंप, जिसमें कि 3 सोडियम के बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम के अंदर जाते हैं। एज ए रिजल्ट, तो इसको हम समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम फिर बनाएंगे। जैसे ये है आपका एक्सॉन, ये है आपके नोड ऑफ रेनवियर्स। ठीक। बाहर है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कब है? बाहर कौन ज्यादा? सोडियम, अंदर कौन ज्यादा? पोटाशियम। ठीक। कब? जब वो रेस्ट में है। इस रेस्ट वाले न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड, और क्या बोलेंगे? एक्साइटेबल स्टेज में है। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटाशियम ज्यादा। अब कह रहा है कि जो चैनल्स हैं और पंप हैं दोनों क्लोज हैं। इसके पास लीकी चैनल्स भी होते हैं, क्योंकि लीकी चैनल्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं बताया, तो मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि लीकी चैनल्स क्या होते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में हम लोग लीकी चैनल्स का डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब दोनों ही आयनिक चैनल्स भी और पंप दोनों क्लोज हैं, आयंस का फ्लो कुछ नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि भाई इसके अलावा एक दो बातें और हैं कि भाई जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो पोटाशियम के लिए तो परमिएबल, जो मेम्ब्रेन है पोटाशियम के लिए परमिएबल होती है, और सोडियम और जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं उनके लिए इम्परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तब जा रहे होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपका जो न्यूरॉन है वो नॉर्मली पोटेशियम के लिए परमिएबल है, लेकिन सोडियम अगर मूव लगेगा करने अंदर तो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, नहीं तो सोडियम को नहीं जाने देगा। तो एक्सोलीमा जो होती है नॉर्मली पोटाशियम के लिए परमेबल होती है, और सोडियम और नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए परमेबल नहीं होती, उनको बाहर जाने नहीं देती। अदरवाइज न्यूरॉन रेस्ट में रहेगा ही नहीं, दौड़ता ही रहेगा, हम रेस्ट में रह नहीं पाएंगे। तो जब हम न्यूरॉन रेस्ट में होते हैं तो न्यूरॉन्स भी रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाथ हमारी जब रेस्ट की है। अब हम कह रहे हैं कि जब स्टिमुलस मिलेगा तो क्या होगा? जब हमें स्टिमुलस मिलेगा, सपोज करो यहाँ पे हमें स्टिमुलस मिला, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, ये भी चीज़ें हटा दे रही हूँ यहाँ पे। ये अब मुझे मिला स्टिमुलस। ठीक, जब मुझे स्टिमुलस मिला
तो स्टिमुलस हमें कितना मिलना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, मतलब इतना फोर्स जिसमें वो या तो वो काम करे या नहीं करे, इसमें उसको एनर्जी मिल जाएगी, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है RMP न्यूरॉन की होती है -70 माइक्रोवोल्ट। मतलब माइनस क्यों, जो अंदर चार्ज होगा वो ही मेम्ब्रेन का चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। तो हर सेल का, हर मसल का, कार्डियक मसल का, स्केलेटल मसल का, RBC का, सबका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग अलग होता है। फाइन, तो इसका भी अलग है। तो हमारे न्यूरॉन का RMP कितना है, -70 माइक्रोवोल्ट। तो जब ये स्टिमुलस जब यहाँ पे स्टिमुलस मिलना चाहिए तो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट इज -55 माइक्रोवोल्ट। इतना थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगा तब आपका न्यूरॉन काम करना शुरू करेगा। तो आपको जो MCQ याद करना है या क्वेश्चन याद करना है कि भाई RMP न्यूरॉन का कितना होता है, तो कितना होता है -70 माइक्रोवोल्ट। ठीक, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर न्यूरॉन कितनी होती है, तो -50 माइक्रोवोल्ट। इस वैल्यू पे ये काम करना शुरू करेगा, स्टिमुलस काम करेगा। तो जब हमें स्टिमुलस मिलेगा तो कहेगा कौन खुलेगा, सोडियम पोटाशियम पंप खुलेंगे कि आयनिक चैनल्स खुलेंगे। स्टिमुलस पे हमेशा कौन खुलते हैं, आयनिक चैनल्स। कौन खुलते हैं, आयनिक चैनल्स खुलते हैं। आयनिक चैनल्स में परमेबिलिटी सबसे पहले जो स्टार्ट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज फॉर सोडियम। सोडियम आयंस के लिए सबसे पहले परमिएबल होता है कब, जब स्टिमुलस मिलता है। कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे फिर से सिंपल वे में, कि जब स्टिमुलस मिलेगा तो कौन खुलेगा, आयनिक चैनल्स, नॉट पंप। आयनिक चैनल खुलेगा तो पहले सोडियम का चैनल खुलेगा कि आपका पोटाशियम का, तो पहले कौन खुलेगा, सोडियम का खुलेगा, सोडियम का शॉर्ट टाइम के लिए, और फटाक से भी कौन खुल जाएगा, पोटाशियम के लिए। ठीक है, तो सोडियम का जब आपका आयनिक चैनल खुला, यहाँ पे रास्ता खुल गया, तो सोडियम क्या लग पड़ा करना है, मूव लग पड़ा करना है, कहाँ, टुवर्ड्स एक्सोप्लाज्म, यानी कि टुवर्ड्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जब स्टिमुलस मिलता है तब आयनिक चैनल्स खुलते हैं। आयनिक चैनल्स में सोडियम आयंस के चैनल्स खुलते हैं। सोडियम का क्या हो जाता है, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब ECF से कहाँ जाते हैं, ICF की तरफ जाते हैं। ECF से ICF की तरफ जाएंगे, और अंदर जब सोडियम घुस जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई, ऑलरेडी पोटाशियम है, अंदर कौन सा हो जाएगा, प्लस, बाहर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ डायग्राम। जब सोडियम इनफ्लक्स होगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट है वो वैसा ही है, पोलराइज्ड ही है। इस वाले पार्ट में एक्टिविटी चल रही है। तो जैसे सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, बाहर कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी कि क्या हो गया, आपका जो पोलैरिटी थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वो चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। बाहर क्या हो गया, नेगेटिव, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जब भाई यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो फटाक से, क्योंकि मैंने कहा सोडियम चैनल्स या सोडियम की परमेबिलिटी शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और फटाक से भी चीज़ें नॉर्मलाइज भी करनी है। जैसे हम लोग स्कूल से, घर से और कोचिंग आए हैं पढ़ने के लिए, क्लास खत्म करके फटाक से हम घर भी जाएंगे, हम यहीं नहीं रह जाएंगे। तो सोडियम अगर अंदर आ गया है तो उसको पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ठीक भी करना है। तो फटाक से कौन खुलेगा, अब कौन सा खुलेगा, पोटाशियम चैनल खुलेगा। पोटाशियम अंदर से बाहर जाएगा। ठीक, तो जब पोटाशियम बाहर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा नेगेटिव फिर से, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फिर से। तो पोटाशियम जब बाहर गया, अंदर से बाहर, तो क्या हुआ, ICF टू ECF की तरफ चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, रीपोलराइजेशन। एक हो गया डीपोलराइज, एक हो गया रीपोलराइज।
हो तो गया, रीपोलराइज भी हो गया, -70 वो माइक्रोवोल्ट आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी अचीव कर लिया, बाहर पॉजिटिव भी हो गया, अंदर नेगेटिव भी हो गया। लेकिन बाहर पॉजिटिव, अब यहाँ पे कौन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ ड्यू टू पोटाशियम, अंदर कौन रह गया, सोडियम। लेकिन अभी तो पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव भी हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो बाहर कौन ज़्यादा चाहिए था, सोडियम, अंदर कौन चाहिए था, पोटाशियम चाहिए था। तो जब इस चीज़ को मेंटेन करना होगा, जब इस चीज़ को मेंटेन करना होगा, तो सोडियम टू मेंटेन ऑफ पोलैरिटी, जब पोलैरिटी को मेंटेन करना होगा तो सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होंगे। तो सोडियम पोटाशियम पंप कब खुलेंगे, जब हमारे न्यूरॉन की पोलैरिटी को मेंटेन करना होगा, यानी कि जैसा था वैसा ही बनाना होगा। अगर वैसा नहीं बनेगा तो फिर से जो स्टिमुलस आएगा वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसको जानता था, वो जानता था कि बाहर सोडियम चाहिए, अंदर पोटाशियम चाहिए, लेकिन बाहर कौन है, यहाँ पे पोटाशियम, अंदर कौन है, सोडियम। तो अब हमें सोडियम को, पोटाशियम पंप को खोलना है, जिसमें 3 सोडियम के जो आयंस होंगे वो ICF से ECF की तरफ जाएंगे, 3 सोडियम के आयंस, और यानी कि और 2 पोटाशियम के जो आयंस हैं वो ECF यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से आउटसाइड यानी कि बाहर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें ज़्यादा कौन होगा, सोडियम, और इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ज़्यादा कौन हो जाएगा, पोटाशियम। जब ये नॉर्मल कंडीशन फिर से आ जाएगी, इट मीन्स कि हमारा न्यूरॉन नॉर्मल हो गया और करंट नेक्स्ट नोड ऑफ एम्पियर पे पहुंच जाएगा, फिर नेक्स्ट नोड ऑफ एम्पियर पे पहुंच जाएगा, फिर तब जाके वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट न्यूरॉन का तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें फिर से रिकॉल कराऊंगी। सी, ये न्यूरॉन है, स्टिमुलस आ रहा है, ये रिसीव कर रहा है ना, और इस तरह से मैसेज नेक्स्ट एक्सॉन के थ्रू घूमते हुए जा रहा है, ये देख रहे हो, इस तरह से मैसेज यहाँ पे जा रहा है, ये इसका हिलॉक आ गया, और मैसेज यूं यूं करके नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूरॉन पे, जो हमने भी डिस्कस किया वैसे हो रहा है। बाहर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, और इन्हीं आयंस का हेर फेर हो रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो बाहर कौन सा है, देखो सोडियम है, ये क्या है, पंप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पंप्स हैं, अंदर सारे में ये सारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कैसी होती है, बायलिपिड लेयर होती है। अंदर कौन ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, ये पोटाशियम, बाहर कौन दिख रहा है, सोडियम। बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, अंदर कौन सा है, नेगेटिव, और यहाँ पे इसका RMP कितना है, -70 माइक्रोवोल्ट। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इस तरह से पंप ओपन हो रहे हैं, सोडियम अंदर जा रहा है, सोडियम अंदर, अंदर बहुत सारा सोडियम हो गया, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। लेकिन आयंस की वजह से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता जा रहा है और बाहर पोटाशियम कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको ग्राफिकली बताया कि रेस्टिंग में -70 था, -55 पे थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगा। जैसे जैसे आयंस का पॉजिटिव सोडियम आयंस का फ्लो होता जाएगा, आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलती जाएगी। अब ये मूव करना शुरू करेगा, आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड यहाँ पे नेगेटिव है। तो सी यहाँ पे आउट कैसे सोडियम चैनल पोटाशियम चैनल्स होते हैं, इस टाइम ये बंद हो चुके हैं और ये खुल रहे हैं। तो इन्हीं आयंस के सबसे पहले आपका कौन खुलेगा, सोडियम, फिर खुलेगा पोटाशियम। कि सिर्फ जो आपने याद रखना है कि जब स्टिमुलस मिलना है, कि जब न्यूरॉन रेस्ट में होगा उसको पोलराइज्ड बोलेंगे, एक्साइटेबल होगा और
पॉजिटिव चार्ज होगा सोडियम की वजह से, और अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और ज़्यादा कौन होगा? पोटाशियम होगा। ठीक, जब स्टिमुलस, ये तो एक बात होगी कि जब रेस्ट में होगा उसको पोलराइज्ड बोलेंगे, एक्साइटेबल बोलेंगे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होगा। ठीक, जब स्टिमुलस मिलेगा, जब स्टिमुलस मिलेगा तो कौन खुलेगा? आयनिक चैनल्स, आयनिक चैनल्स खुलेंगे। आयनिक चैनल्स में सबसे पहले शॉर्ट टाइम के लिए कौन खुलेगा? सोडियम चैनल खुलेगा, इनफ्लक्स होगा, देन डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बाहर आउटसाइड में क्या हो गया? नेगेटिव, इनसाइड में क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, और इसको मेंटेन करने के लिए फिर पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से पोलैरिटी फिर नॉर्मल आएगी, आउटसाइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इनसाइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस प्रोसेस को बोलेंगे रीपोलराइजेशन। लेकिन यहाँ तक ही आने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर हमें कौन चाहिए था? सोडियम, अंदर चाहिए था पोटाशियम। तो पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन पोलैरिटी, कौन खुलेगा? सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक, जिसमें 3 सोडियम के जाएंगे बाहर आउट, और 2 पोटाशियम के आएंगे अंदर, प्लस 1 एटीपी कंज्यूम करेंगे। जब एटीपी कंज्यूम कर ही रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्टिव। जब भी हमारा कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी मूवमेंट होता है, चाहे वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है, लेकिन जब भी हमारा ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी कंजप्शन होती है, एटीपी कंज्यूम होते हैं, उस टाइम उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्टिव, और जहाँ पे एटीपी कंज्यूम नहीं होते उसको हम लोग बोल देते हैं पैसिव। अब ये बात कहाँ तक हुई? ये बात हुई हमारी आपकी नर्व के एक्सॉन्स तक, यानी कि हमारा जो एक्सॉन थे, ये एक्सॉन थे और यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, और नेक्स्ट न्यूरॉन पे मैसेज जाना था, तो हमारा मैसेज यहाँ तक आ गया। अब मैसेज यहाँ जाना है, यहाँ जाने के प्रोसेस को हम साइनैप्स बोलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि भाई एक्सॉन तक तो मैसेज चला गया, लेकिन नेक्स्ट न्यूरॉन पे जंप कैसे करेगा? वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों निकलेंगे? क्या करेंगे? कहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे? ये सब पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हुआ, और इस पार्ट में हम लोग आई थिंक सो कि बहुत सारी क्लैरिटीज़ हुई होंगी, लेकिन जितनी क्लैरिटीज़ आपकी एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो फेस टू फेस बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज साथ साथ में ख़त्म हो जाती हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस बताएं, और जब नेक्स्ट क्लास हो गया, जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपके डाउट्स के आंसर्स हम लोग देंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे को लगता है कि भाई मुझे मज़ा आया पढ़ के, या और डिटेल में हम लोग और अच्छे से ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो वीडियोस के नीचे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत सारे नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे स्क्रीन में नीचे, आप उनसे बात कर सकते हैं। पर्सनली भी बात करनी है, आपको कोई टॉपिक फिर से पढ़ना है, तो देयर इज़ नो एनी हेजिटेशन, you can come to our institute, we can clear your doubts. Okay, आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी जब हम क्लास में इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं तो बहुत वीडियोस भी दिखाते हैं और चीज़ें भी बताते हैं, बच्चों के बहुत से डाउट्स होते हैं, हो सकता है क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में ना आए, किसी और बच्चे के दिमाग में आए, तो जब एक दूसरे की बातें डिस्कशंस होती हैं तो हमारा टॉपिक जो होता है और अच्छा क्लियर होता है। क्योंकि अभी 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मैं एक्टिवली बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो। सुनने के तो जब तुम वीडियोज़ देखोगे इन चीज़ों को, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट कीप योर एनसीईआरटी विद यू।
मेन क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, आउट ऑफ ट्रैक भी आते हैं, पर हमें क्वेश्चंस वो बनाने हैं जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें समझ में नहीं आई, इट मीन्स कि टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो यू शुड गो थ्रू एनसीईआरटी, गो थ्रू दिस वीडियो and then collate all the things and make a questions, and all write your questions in the comment section, and in the next video we will answer your the queries, your questions। and if you want कि नहीं यहाँ पे हमें हेजिटेशन हो रहा है या हमें आंसर रिप्लाई जो दिया वो हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, क्योंकि आंसर जो हम देंगे वो सिंगल लाइन या छोटा सा वर्ड इतना ही हो पाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं हो पाएगा। तो आपको और क्लैरिटी लेनी है तो यू शुड कम टू द कोचिंग एंड वी कैन डिस्कस द टॉपिक अगेन। थैंक यू वेरी मच।